हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया था, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, प्लस हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं और स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इससे पहले एक बार रिकॉल कर लो कि लाइट रे किस तरह बैंड होती है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो कहाँ मूव करती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। याद आया? ये रे यहाँ पर आई और ये कहाँ बेंड कर गई? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? दूसरा हमने देखा था कि यदि लाइट रे एक डेंसर मीडियम से, ये है डेंसर मीडियम और ये है मीडियम रेयरर। ठीक है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होती है? मूव करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से। तो ये समझ में आ गई थी बात। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेयरर मीडियम में जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम होगी। ये हमेशा याद रखना कि हम जब बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी की, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है मतलब मीडियम क्या हुआ? रेयरर है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। और स्पीड ऑफ लाइट कब बढ़ जाएगी आपकी? जब डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है दोनों चीज़ें? ये ध्यान रखना। ऑप्टिकल डेंसिटी से ये बिल्कुल मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दिया था कि कुछ इसी तरह से कि यदि आप एक भीड़ भाड़ वाले रोड पर जा रहे हो जहाँ पर बहुत रश है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको जाने में दिक्कत होगी। तो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब वही है कि वहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो लाइट रे उतने इजीली ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो स्पीड थी लाइट की, यहाँ पर लाइट जिस स्पीड से आ रही है, वहाँ जब डेंसर मीडियम में आई तो यहाँ पर क्या हुआ? इसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो गई, स्लो डाउन हो गई। ठीक है, याद रखना। रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो स्पीड स्लो करती है, और डेंसर से रेयरर में आएगी तो स्पीड अप हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, अब हमने एक बार ध्यान दे लिया कि किस तरह से रेज हमारी बैंड होंगी। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपका प्रैक्टिकल है, लैब में आपको करनी होती है। पर आप लोग लैब नहीं जा रहे हो, अभी स्कूल खुलने वाले हैं। होपफुली आप जाओगे स्कूल और देखोगे लैब में किस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको इसमें गाइड कर दे रही हूँ तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से देख लेना इसको ध्यान से। बोर्ड होते हैं लैब में, आपको बोर्ड दिखेंगे, उस पर आपने एक वाइट शीट को फिक्स कर लिया। तो सपोज़ ये मैंने एक वाइट पेपर फिक्स कर लिया। कहाँ पर फिक्स कर लिया? एक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, और उस पर मैंने क्या किया? वाइट शीट फिक्स करके मैंने यहाँ पर बोर्ड पेन लगा दी। यहाँ पर ये बोर्ड पेन से इसको मैंने क्या किया? फिक्स कर दिया पेपर को। अब ये हिलेगा नहीं। फिर मैंने यहाँ पर बीच में एक ग्लास स्लैब रखा। ठीक है, एक ग्लास स्लैब रखा। ये दिस इज़ द ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब को हमने क्या किया? इसकी शेप बना दी। शेप बनाकर मैंने इसमें क्या किया? इसमें नंबरिंग डाल दी। दिस इज़ ABCD। इसकी शेप कर दी, ड्रॉ कर दिया ग्लास स्लैब। फिर और यहाँ पर मैंने क्या किया? एक रे डाली। यहाँ पर एक रे आएगी, लाइट रे आएगी एक। यहाँ पर ये लाइट रे आएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको आपने इंक्लाइंट किया, और इसको जब इंक्लाइंट किया तो आपने क्या करा? प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, तो प्रैक्टिकल करते हुए आपने क्या किया? यहाँ पे 2 पिन फिक्स की। समझ में आ रही है बात? ये एक पिन है, नंबर 1 पिन, ये नंबर 2 पिन है। फिर आपने क्या किया? यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप। यहाँ पर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने ग्लास स्लैब को यहाँ पर रख दिया। फिर से प्लेस कर दिया इसी ABCD जो आपने एक फ्रेम बनाया है ग्लास स्लैब का, उसके ऊपर फिक्स कर दिया। फिर आपने क्या किया? फ्रॉम द अपोजिट साइड, यहाँ से सपोज आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है ना, ऑब्जर्व फ्रॉम एयर। तो यहाँ पर आपने क्या है? यहाँ से आप देखोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 पिन्स लगाओगे। ऐसे लगाओगे पिन्स कि इसकी सीधी लाइन में आ जाए। ठीक है, तो आपको कुछ पिन्स का स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह से कि पिन्स लगा दिए आपने 2। ठीक, अब आपने ये 2 पिन लगा दिए यहाँ पर। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर एक लाइन खींचोगे मिलाते हुए इसको ग्लास स्लैब से, दोनों पिनों को मिलाते हुए। तो हमने क्या किया? ग्लास स्लैब से पिनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आगे लाइन।
ठीक है, ये हमारी पिन्स हैं दोनों। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, इसका भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, राइट। और ये जो सेंटर की लाइन है हमने इसको मिला दिया, क्लियर। ये दोनों लाइनें हमने मिला दी यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको जो दिख पा रहा है वो क्या दिख पा रहा है, ये एंगल आई हुआ, दिस इज एंगल आई, ठीक है। यहाँ इंसिडेंट रे थी तो ये एंगल आई हुआ, और यहाँ पर जो है ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज एंगल आर। और उसी तरह से ये जो रे फिर बाहर आई है निकल करके, ये क्या हुआ, ये एंगल ई हुआ, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जो रे है आपकी, ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज़ द इमर्जेंट रे। क्लियर, समझ में आ गई ना, ये सारी चीज़ें टर्म समझ में आ गई। देखो इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, ये रेरर मीडियम था आपका, दिस इज़ द रेरर मीडियम। यहाँ से रे कहाँ पर आई, ग्लास के किस में आई, ये डेंसर मीडियम में आई। डेंसर मीडियम में आई तो यहाँ पर बैंड करेगी, बैंड कहाँ करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान आ गया ये सब चीज़। अब टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड किए यहाँ पर, फिर उसको रे को बाहर आना है ग्लास स्लैब से, तो ऑब्वियस सी बात है अब डेंसर मीडियम से वो रेरर मीडियम में आ रही है। तो रेरर मीडियम में जब आ रही है तो रे क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर जाएगी, यानी यहाँ पर जो एंगल है इससे बड़ा एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो एंगल आई है, ठीक है, वो किससे बड़ा है आपका, दैट इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। ये जो एंगल आर बना, क्योंकि यहाँ पर रे बैंड की है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रे बैंड कर गई है टुवर्ड्स नॉर्मल, रे पर एरो बना लो हमेशा याद से, ठीक है। ये बैंड की है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो आर छोटा है, आर इज स्मॉल देन दैट ऑफ ई, तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया फर्स्ट। सेकेंड, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये एंगल आर एक तरह से ये वाला हो गया, और ये वाला जो एंगल है इस रे के लिए वो इमर्जेंट एंगल हुआ, सॉरी इंसिडेंट एंगल हुआ, लेकिन वैसे वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही है। और ये जो एंगल है यहाँ पर, जब रे यहाँ से यहाँ पर आ रही है, इमर्जेंट होकर के आ रही है बाहर, तो जो एंगल आर है उससे क्या हुआ, इमर्जेंट एंगल बड़ा हुआ, यानी कि एंगल आर इज लेसर देन एंगल ई, क्लियर। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये एंगल ई, ये दोनों इक्वल कैसे हैं, देखो रे उसी रेरर मीडियम से गई है, उसी डेंसर मीडियम में गई है, फिर उसी डेंसर मीडियम से सेम रेरर मीडियम में लौट कर आई है। तो यानी जिस एक्सटेंट से रे यहाँ पर बैंड हुई है, उसी एक्सटेंट से यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेरर में आएगी। तो वो उसका जो एंगल है ये आपका एंगल आई और एंगल ई। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये समझ में आ गई ना बात, राइट। ये समझ में आ गया था आपको कि कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी इमर्जेंट रे है। तो ये आपकी एक्टिविटी है ग्लास स्लैब की। तो ये ध्यान से कर लो कि किस तरह से इसको हमने किया, और ये वैल्यू समझ लो ध्यान से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई यहाँ पर, क्लियर, वेरी गुड, अच्छे समझ में आ गया, गुड। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको समझनी है, वो क्या समझनी है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखो यदि आप इसको इंसिडेंट रे को आगे लेकर के जाओगे, ठीक है, इसको इस तरह से यदि आगे लेकर के जाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है दैट इज पैरेलल टू, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, क्लियर। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखेंगे। तो दो लॉज होते हैं आपके, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के केस में देखा था, वहाँ भी हमने 2 लॉज पढ़े थे, यहाँ भी 2 लॉज पढ़े हैं, जिसमें एक लॉ बिल्कुल सेम है। फर्स्ट लॉ देखो क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, टू द इंटरफेस, जो दो मीडियम की जो सर्फेसेज यहाँ मिल रहे हैं मीडिया, टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हमने देखा था कि जैसे सपोज ये हमारी एक इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ हमारा मीडियम एयर है, सपोज ये हमारे एयर है, ये सपोज हमने कहा वाटर है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, दिस इज़ द नॉर्मल, राइट, दिस इज़ नॉर्मल, और ये इधर जो है आपके मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल है। तो तीनों हमारे, हम देख सकते हैं ना, तीनों हमारा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हमने रिफ्लेक्शन के केस में देखा था कि तीनों एक ही प्लेन में हैं। वहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे था और नॉर्मल था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, बस इतना अंतर है। सेकेंड देखो, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यहाँ पर आपको रेशो देखना है, किस किस का देखना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, वहाँ पर तो देखा था आपने कि आई और आर जो थे इक्वल थे, यहाँ पर ये वाला चेंज है, यहाँ पर क्या है, रेशो है, किसका रेशो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ में, और जब हम इसका रेशो ले रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट आ रहा है मतलब क्या हुआ कि आप ये एंगल आई, आपने अभी जो रे इंक्लाइंड की है वो इस एंगल पे की है, फॉर एग्जांपल आपने 30 के एंगल पे की है, 30 डिग्री पर, अब आप 40 डिग्री पे इंक्लाइन करोगे तो अभी रे उसी एक्सटेंट से बैंड होगी कि आपका एंगल आर जो बनेगा यहाँ पर और एंगल आई का जो रेशो होगा, एंगल आई और एंगल आर का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आ गया ना अच्छे से। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिख लो, इसको कहा गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसको आप केवल सिंपली स्नेल्स लॉ भी कह सकते हो, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे देखोगे आप, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ोगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ को हमने समझा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर अभी देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, आपका जो रेशो है आपका साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या बोला, उसी को हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसका मतलब समझ लो। हमें पता है कि जो लाइट है वो एक स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। यदि हम वैक्यूम में लाइट की स्पीड देखें तो जो स्पीड होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट मैं कहूँ वैक्यूम में क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको पता है, क्लियर। अब ये स्पीड की लाइट है वैक्यूम के अंदर, तो लाइट क्या है, एयर में उससे थोड़ा सा कम होती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कर लेती हूँ यहाँ पर, राइट, एयर में इससे मार्जिनली लेस होती है, और सारे मीडियम्स में डिफरेंट होती है, ठीक है, और जनरली इससे स्लो हो जाती है, कम होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि मीडियम मैंने कहा कि ऑप्टिकली डेंसर होते जाते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर याद कर लो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, वो एक रेशो है कि किस एंगल से बेंडिंग हो रही है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मीन्स कितनी स्लो हो जा रही है लाइट की स्पीड, क्योंकि बेंडिंग कब हो रही है, जब लाइट रे, सपोज़ ये एक मीडियम है, ये एयर है और ये है सपोज़ मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। तो एयर से जब वाटर में लाइट रे जा रही है तो कुछ इस तरह से लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसकी बेंडिंग हो गई, ये नॉर्मल है। तो ये क्या हुआ कि एयर में स्पीड ज़्यादा थी
वाटर में कम हो गई। अब यहाँ पर स्पीड कम क्यों है, हमें ये भी तो जानना है ना कि स्पीड कम तो है, ठीक है, कम क्यों है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड कम होगी, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो, ये कौन से हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी का, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसको हमने कहा रेयरर मीडियम एयर को, वाटर को कहा डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर की कम हो गई और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखो, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कर लेते हैं इसको शॉर्ट में, वो क्या होगा, वो उल्टा होगा हमेशा, वो एयर में ज़्यादा होगी, वाटर में कम होगी, ठीक है। वाटर में या दूसरे किसी भी मीडियम में, चाहे वो ऑयल है चाहे वो डायमंड है, तो उन सब में कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो डेंसिटी उनकी ज़्यादा है। तो जब भी डेंसिटी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आपको बताएगा कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है, ठीक है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, ये क्लियर। तो इस तरह से आपको एक ऑप्टिकल डेंसिटी का पूरा चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप देखोगे। और डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 2.42, मीन्स डायमंड बहुत ज़्यादा डेंस है, वहाँ पर लाइट रे बहुत ज़्यादा बेंट होगी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम अब निकालेंगे कैसे, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको इसके फॉर्मूले भी जानने होंगे। तो एयर को सपोज मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो जब फार्मूले आप लिखोगे उससे पहले आप समझ लो कि एयर को मैंने क्या मान लिया, मीडियम 1, ठीक है, ये क्या है, मीडियम 1 है यहाँ पर, और ये हो गया आपका मीडियम 2, दिस इज मीडियम 2। तो फार्मूला क्या है आपका, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो सिंबल होगा, देखो एन होगा या फिर म्यू होगा। कुछ बुक्स में आपको ये म्यू मिलेगा, कुछ जगह पर आपको एन मिलेगा, दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मैं यहाँ पर एन लिख रही हूँ, आपकी बुक में एन ही है, ठीक है। तो एन, अब सपोज मैं इस वाले केस में देखूँ N21, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पर आप ऐसे भी देखोगे कि सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, ये भी सही है तरीका, ठीक है। तो यदि हम N21 देखते हैं, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अपॉन क्या आ गया आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब यदि स्पीड ऑफ लाइट को हम v से डिनोट करें, ठीक है, इफ वी डिनोट स्पीड ऑफ लाइट, v है सपोज, तो क्या होगा, N21 क्या हो जाएगा आपका, v1 अपॉन v2। क्लियर, समझ में आ गया। यानी सेकेंड मीडियम क्या, यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो जनरली आपको एक मीडियम एयर ही मिलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मीडियम एयर ही हो, मीन्स हम हमेशा एयर के साथ ही बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम वाटर और ग्लास भी देख सकते हैं, हम वाटर और डायमंड भी देख सकते हैं, तो एयर मोस्टली दे देते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन ये मान के मत चलना कि एक मीडियम तो एयर ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सपोज मैं सेकेंड केस देखती हूँ, यहाँ पर सेकेंड केस के लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। सेकेंड केस मीन्स हमने यदि यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अब मैं निकालने जा रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम के हम पहले लेंगे, इन मीडियम 2 आ जाएगा पहले,
अपॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, n12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, साथ ही हम लिख सकते हैं इसको n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। यहाँ पर हम v2 पहले लिख देंगे, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका v1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हो इन फॉर्मूलाज को नोट करके। क्लियर? अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जब एक मीडियम आपका वैक्यूम हो, ठीक है। सो व्हेन वन मीडियम इज वैक्यूम, एक मीडियम आपका क्या है, वैक्यूम है, देन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ अदर मीडियम, जो भी आपने दूसरा मीडियम लिया है, वो क्या कहलाएगा, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और जनरली जो आपकी टेबल दिया है उसमें जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं वो विद एयर दिए हैं, तो हम एयर के साथ ही कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एयर का हमने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम से बहुत ही थोड़ा सा मार्जिनल लेस है केवल। ठीक है, अब यदि हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है, हम कैसे निकालेंगे, एन एम क्या हो जाएगा आपका, एम का मतलब मीडियम, जो भी मीडियम आपने लिया है, एन एम विल बी इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पर सी जो है वो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और जो वी है आपका वो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है आपका। क्लियर? तो इस तरह से आप उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इस तरह से अच्छे से समझ में आया? तो आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कुछ टर्म्स, कि हमारा जो मीडियम्स में जो लाइट रे ट्रैवल करती है उसकी जो बैंडिंग होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और डेंसिटी क्या है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा मीडियम डेंस होगा। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स ज़्यादा डेंस मीडियम, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कम डेंस मीडियम। ठीक है, जो हमारे ऑप्टिकली डेंस मीडियम होंगे, ज़्यादा डेंस होंगे, उनको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं डेंस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्लियर हुआ? हमने देखा कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे आएगी तो बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन्स जो हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा कांस्टेंट है, उसको हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा, सिंबल क्या देखा, एन देखा। तो एन को हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि मुझे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सपोज यहाँ सेकेंड मीडियम का निकालना है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, n21 लिख देंगे। n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरह n12 निकालना है, यानी कि फर्स्ट मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो हम सेकंड का मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट पहले लिखेंगे न्यूमरेटर साइड में, और फर्स्ट मीडियम की हम डिनोमिनेटर साइड में लिखेंगे। अब देखो, हमने देखा कि किस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैसे निकाला कि एन एम इज इक्वल टू हो गया हमारा सी अपॉन वी, जिसमें सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गई, जो भी मीडियम है उसकी हो गई। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा कि हमने n12 निकाला या n21 निकाला, मीन सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम या फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब हमें मीडियम पता है, हमें पता है मीडियम एयर है या मीडियम वाटर है या मीडियम ग्लास है। ठीक है, यहाँ पर मैं सपोज लिख लेती हूँ आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ रही है बात? तो जिसका हमें निकालना है उसको हम पहले लिखेंगे हमेशा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके साथ निकालना है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो NWA क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट
इसको हम v से सिंबलाइज करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ए लिख दिया यहाँ पर। नीचे क्या आ गया आपका, वी डब्ल्यू मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन डब्ल्यू, वाटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरह से यदि पूछा गया आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब यहाँ पर ग्लास का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या ऊपर आएगा आपका, वाटर ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को हम वी से सिंबलाइज कर रहे हैं, वी डब्ल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अपॉन क्या जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वी जी आ गया। तो इस तरह से करके आप निकाल सकते हो कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। तो अब ये सब आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसको रिवाइज करने के बाद में आप ट्राई करना, जो न्यूमेरिकल दिए हैं इसके जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक उसको करके देखना। वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा, कल मिल जाएगा उसका वीडियो न्यूमेरिकल्स का, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वीडियो जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसका। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, आपको कई बार न्यूमेरिकल दिया होगा कि एक दिया हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर कि 1.33 है, और पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये आपका एक न्यूमेरिकल बन जाता है। सपोज आपको एक दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे का पूछा है, तो ये सीधे सीधे आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, NaW इज इक्वल टू 1/NWA, ये फार्मूला हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देना, कैसे भाई, देखो यहाँ पर क्या है, आपको NWA दिया है, यानी कि सपोज यही मीडियम दिया हुआ है आपको, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो सिंपली आप इसका उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, आपका आ जाएगा। भाई रे जो जितने एंगल से यहाँ पर बैंड होगी, जो इसका साइन ऑफ एंगल आई होगा, उस साइन ऑफ एंगल आर के साथ में बैंड होगी एयर से वाटर में। तो जब वाटर से एयर में जाएगी तो अभी तो उसी एंगल से जाएगी ना, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से आप निकाल लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और न्यूमेरिकल्स करके देखना, वैसे आपको मिलेंगे लेकिन आप करके ज़रूर देखना कितना आपको समझ में आया टॉपिक, इससे आपको ये पता लगेगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।